हेलो गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान हिस्ट्री और उसमें मेवाड़ के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट वीडियो में राणा लाखा तक हमने पढ़ा था। राणा लाखा तक का विस्तृत इतिहास हमने लास्ट वीडियो में देखा था और राणा लाखा के बाद में जो मेवाड़ के राजा हुए हैं, जो गोहिल सिसोदिया वंश के जो अगले राजा हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़े। आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह के कारण जो राणा लाखा के पुत्र हैं, जो कि उनको उत्तराधिकारी भी थे, कौन राव चुंडा है, वह मेवाड़ के कभी भी राजा नहीं बनेंगे ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और कौन राजा बनेगा, हंसाबाई का जो पुत्र है वह अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। ऐसी शर्त के साथ में मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया जाता है, राणा लाखा के साथ किया जाता है। उसके अलावा भी राणा लाखा से और भी जुड़ी कहानियां हमने जो वीडियो में चर्चा करी, जैसे कि नकली बूंदी की कहानी, नटिनी का चबूतरा की कहानी और पिछोला झील का निर्माण, जो कि किसने करवाया था, सीतर बंदर ने पिछोला झील का निर्माण कराया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो अगला राजा बनता है मेवाड़ का, वह राणा मोकल, जो कि किसका पुत्र था, वह हंसाबाई का पुत्र था। वही हंसाबाई जो मारवाड़ की राजकुमारी, जिनका रिश्ता किसके लिए आता है, जिनका रिश्ता चुंडा के लिए आता है, और उनका विवाह किसके साथ हो जाता है, राणा लाखा के साथ हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इनके माता पिता का नाम स्पेशली ध्यान रखना है कि हंसाबाई का यह पुत्र था और पिता का क्या नाम था, तो राणा लाखा लाखा जी के यह पुत्र थे, जो कि क्या बनते हैं, अगले राणा लाखा जी के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और मेवाड़ के शासक जब ये राणा लाखा बनते हैं तो उस समय इनकी जो आयु थी वो मात्र कितनी थी, वह मात्र 12 वर्ष थी। कोई भी किसी भी 12 वर्ष के बालक में इतनी बुद्धि नहीं रहती कि वह किसी भी राज्य का शासक संभाल सके। इसलिए क्या नियुक्त किया गया कि इनके राजकाज सही ढंग से सुव्यवस्थित तरीके से चले, इसलिए इनका एक क्या किया गया, संरक्षक नियुक्त किया गया। और वह संरक्षक किसे नियुक्त किया गया, इनके जो बड़े भाई थे। और इनके बड़े भाई कौन थे, वह चुंडा जी इनके बड़े भाई थे, जिन्हें क्या बनाया गया था, इनका संरक्षक बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि राणा मोकल है, उनका संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो इनका संरक्षक चुंडा जी को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये अल्पायु में यह मेवाड़ के राजा बने थे। आयु कितनी है कि 12 वर्ष की आयु में यह राजा बने। तो अब शासन की बागडोर कौन संभाल रहा है, वह इनके बड़े भाई चुंडा जी इनके शासन की बागडोर संभाल रहे हैं। जब चुंडा जी शासन की बागडोर संभाल रहे थे तो वह राणा मोकल को बताते हैं कि किन अधिकारियों से कैसे मिलना है, अधिकारियों से कैसे मिलना है, सेनापतियों से कैसे मिलना है, या किसी अन्य राज्य का कोई राजा आ रहा है उससे कैसे शिष्टाचार भेंट करना है, और राजगाद के कार्य कैसे करने हैं, कोई आदेश जारी करना हो, इन सब चीजों की जानकारी राणा मोकल को कौन देते थे, तो वह उनके संरक्षक जो कौन थे, चुंडा जी, इन बात की जानकारी देते थे। इन सबको देखकर हंसाबाई जो है वह व्यथित होती थी और वह परेशान रहती थी और सोचती थी कि अगर कल को, अभी तो मेरा पुत्र छोटा है, कल को अगर चुंडा के मन में आया कि अब मैं राजा बनूं तो यह मोकल को मारकर राजा बन जाएगा। क्योंकि राजतंत्र में होता क्या था कि परिवार ही परिवार का दुश्मन था, कि कोई भी भाई अपने दूसरे भाई को मारकर राजा बन जाता था। तो वह अविश्वास किसके मन में आता था, वह अविश्वास हंसाबाई के मन में आता था कि कल को अगर चुंडा जी का मन परिवर्तित होता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन ये कलयुग है, आज के टाइम में कौन राजपाट छोड़े, तो यह अविश्वास किसके मन में, तो यह अविश्वास हंसाबाई के मन में आया था। तो उन्होंने एक दिन चुंडा जी को बुलाया अपने पास में। तो चुंडा जी से उन्होंने शिकायत की कि यह क्या तरीका है कि आप मेरे पुत्र को बोल रहे हो कि यहाँ उठना है तो यहाँ उठ, यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठ, आपने मेरे पुत्र को गुलाम बना रखा है, राजा वाली फीलिंग्स तो आप ही ले रहे हो। तो चुंडा जी, आप हमें बताइए कि हम कहाँ पे जाके शरण लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल को आप मेरे पुत्र की हत्या करके मेवाड़ के राजा बन जाओगे, क्योंकि आपने तो चलो अपने पिता के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, लेकिन आपके जो वंशज है उनका राज्य क्या है। तो चुंडा ने हंसाबाई को विश्वास में लेता है कि बोलते हैं कि नहीं माता जी, भले ही आप मेरी सौतेली माँ हो, भले ही मुझे राज का त्याग करना पड़ा हो, लेकिन मैं ऐसा विश्वासघात तो नहीं करूंगा। लेकिन हंसाबाई फिर भी उन पर अविश्वास करती है, तो यह बात चुंडा जी समझ जाते हैं। इसलिए चुंडा जी क्या है कि हंसाबाई से बोलते हैं कि अगर आपको मेरे ऊपर इतना ही अविश्वास है, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो एक काम करता हूँ कि मैं पूरा राज्य की बागडोर किसके, मोकल के हाथों में सौंप कर मैं मेवाड़ी छोड़कर चला जाता हूँ, आप लोग यहाँ पे निश्चिंत से राजधानी में रहिए। इस कारण चुंडा जी क्या है, मेवाड़ छोड़ के चले जाते हैं। और ये मेवाड़ छोड़ के कहाँ जाते हैं, मेवाड़ छोड़ के जो पास का जो राज्य है मालवा, मालवा चले जाते हैं। और मालवा में उस समय जो सुल्तान थे, जो मालवा के उस समय के जो शासक थे, उनका नाम था होशंग शाह। तो उस समय मालवा के जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था, होशंग शाह।
होशंग शाह के पास में यह जाकर क्या लेते हैं, चुंडा जी शरण ले लेते हैं। उस समय जैसे कि कल हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में देखा था कि जो मारवाड़ था, मारवाड़ के उस समय के जो शासक कौन थे, मारवाड़ में उस समय के शासक कौन थे, राव चुंडा जी। राव चुंडा जी मारवाड़ के शासक थे। उनके पुत्र का नाम हमने पढ़ा था कि उनके पुत्र का नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम था हंसाबाई, जिनका विवाह किससे के साथ होता है, उनका विवाह होता है मेवाड़ के राजा राणा लाखा के साथ में उनका विवाह होता है। इन्हीं हंसाबाई का एक खास भाई और था जिसका नाम था रणमल, रणमल, जो कि हंसाबाई का क्या था, वो रियल ब्रदर था। राजा की चूंकि बहुत सी रानी होती थी, राव चुंडा जी की एक और रानी थी, उनसे एक और पुत्र है जिनका नाम था कान्हा। तो जब राव चुंडा जी का निधन होता है, उधर मारवाड़ में राव चुंडा जी का निधन होता है, तो अगला राजा वह रणमल को ना बनाकर किसे बना देते हैं, वह कान्हा को अगला राजा बना देते हैं। और राजा सिर्फ उसी रानी को, आप इससे लॉजिक समझ लीजिए कि इसका मतलब कि राव चुंडा जी की ज्यादा किसके मम्मी के साथ बनती थी, कान्हा की मम्मी के साथ में ज्यादा बनती थी। इसलिए राव चुंडा जो मारवाड़ का जो अगला राजा है, वह किसे बना देता है, वह कान्हा को बना देता है। तो इसका मतलब रणमल जी बेरोजगार है। तो हंसाबाई मेवाड़ से रणमल के पास में संदेश भेजती है कि आप, वैसे भी पिताजी ने कान्हा को राजा बना दिया है, आप वहां पे बेरोजगार बैठे हो, तो आप आकर मेवाड़ आइए, मेरा पुत्र की आयु अभी छोटी है, तो उसके शासन कार्य में आप उसकी मदद कीजिए। इसलिए रणमल क्या कहे है, रणमल मारवाड़ से कहां पे आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है, और वह उसको हंसाबाई उसको मोकल का द्वितीय संरक्षक बना देती है। तो ध्यान रखना है कि जो पहला संरक्षक था मोकल का, वह कौन थे, चुंडा जी, और जो सेकंड संरक्षक बनता है वह कौन है, वह रणमल, जो कि कौन है, हंसाबाई के भाई, जिसको मोकल का दूसरा संरक्षक बना दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रणमल के कितने संरक्षक, मोकल के कितने संरक्षक हुए हैं, तो दो संरक्षक हुए हैं। पहला संरक्षक चुंडा जी, जो कि हंसाबाई के अविश्वास के कारण कहाँ चले जाते हैं, वो हंसाबाई के अविश्वास के कारण वह मालवा चले जाते हैं। और दूसरा संरक्षक किसे बना दिया जाता है, तो वह रणमल को बना दिया जाता है, जो कि क्या है, हंसाबाई के वह भाई हैं। उसके बाद में जो पूरे शासन में सहायता अब कौन कर रहा है मोकल की, तो वह रणमल जी सहायता कर रहे हैं। उसी में एक राणा मोकल के बारे में जब हम उनकी प्रशासनिक गतिविधियां पढ़ते हैं, तो सन 1428 में मोकल द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम है रामपुरा का युद्ध, बैटल ऑफ रामपुरा। एक रामपुरा का युद्ध लड़ा जाता है। यह युद्ध किन किन के बीच में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह है मोकल और जो नागौर में, उस समय नागौर में शासन था फिरोज खां का, नागौर के शासक फिरोज खां के बीच में यह युद्ध होता है। और फिरोज खां कहाँ का शासक था, तो यह नागौर का शासक था। यह युद्ध कब होता है, यह कब होता है, 1428 में यह रामपुरा का युद्ध होता है। और रामपुरा इस समय कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना है कि रामपुरा है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा का एक स्थान है जिसका नाम क्या है, रामपुरा, जहां पर युद्ध कब होता है, 1428 ईस्वी में यह युद्ध होता है। मोकल और फिरोज खां के बीच में यह युद्ध होता है। जिसका विजेता कौन होता है, जिस युद्ध में जीतता कौन है, मोकल इस युद्ध में जीतता है। तो आप युद्धों की गतिविधियों में पढ़ेंगे तो आपको रामपुरा का युद्ध भी ध्यान रखना है कि यह किसके बीच में हुआ है, यह नागौर के फिरोज खां के बीच में यह हुआ था। उसके अलावा हम जब मोकल की प्रशासनिक गतिविधियों के अलावा जब इसका आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, तो मोकल ने चित्तौड़ में कुछ भवनों का निर्माण कराया था। तो प्रमुख भवन है कि इन्होंने चित्तौड़ में सबसे पहले चित्तौड़ में एक मंदिर था। आपने एक राजा का नाम सुना है, भोज परमार, जो कि परमार राजवंश का राजा था। आपने कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये वही राजा भोज है जिनके बारे में कहावत है कि राजा भोज का शासन कहाँ पे था, वह उत्तरी भारत में था। और दक्षिण भारत में दो राजा थे, एक का नाम था गांगे और एक का नाम था तेलप। तो राजा भोज ने दक्षिण भारत पर इतने आक्रमण किए, और वह जो दो राजा थे गांगे और तेलप, उन दोनों को इतनी बार हराया, इतनी बार हराया कि लोग तो ये बात कहने लग गए कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गांगे और तेलप। अब ये गांगे तेलप करते करते वो गंगू तेली कब बन गया, वो तो खैर लोग ही जाने। लेकिन ये एक्चुअल में वही बात है कि राजा भोज ने दक्षिण भारत के दो राजा, जिनका नाम था गांगे और तेलप, उन दोनों पर उनको इतनी अनगिनत बार उनको पराजित किया था कि उनके बारे में लोग कहने लग गए कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गांगे तेलप। जो बाद में जाकर एक कहावत जो हम नॉर्मल टर्म में यूज करते हैं कि कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो ये वही राजा भोज पर मारा है। अब राजा भोज
जब दक्षिण भारत में भी हमला कर रहे हैं और ये बैठे कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल में ये बैठे हैं, मध्य प्रदेश में उस समय इनकी प्रमुख केंद्र था। तो इनका अधिकार कुछ समय के लिए कहाँ पे रहा था? कुछ समय के लिए इनका चित्तौड़ में भी इनका अधिकार रहा था। तो भोज परमार ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर को हम जानते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। हालांकि आप नारायण नाम से सुन रहे होंगे कि ये विष्णु भगवान को समर्पित रहेगा, लेकिन यह एक शिव मंदिर के नाम से है। यह शिव मंदिर है। और इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है त्रिभुवन नारायण? इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि जो वो राजा भोज परमार है उनके एक उपाधि हमें क्या मिलती है? उनकी एक उपाधि हमें क्या मिलती है? त्रिभुवन नारायण भी उनकी एक उपाधि मिलती है। इसलिए राजा भोज ने मंदिर बनवाया था। राजा भोज की उपाधि क्या थी? त्रिभुवन नारायण। इसलिए इस मंदिर का क्या नाम मिलता है? इस मंदिर को किस नाम से बनवाया गया था? कि त्रिभुवन नारायण, यानी कि राजा भोज ने मंदिर बनाया था, इसलिए इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण से कहते हैं। हालांकि ये क्या था? शिव मंदिर था। इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या जानते हैं? समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि समिदेश्वर मंदिर कौन से मंदिर का ही दूसरा नाम है? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का ये नाम है। और एक किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान महादेव को समर्पित ये मंदिर है। जिन भी मंदिरों का आगे स्वर शब्द लगा जाए वे सारे मंदिर कौन है? वे सारे भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं। तो चित्तौड़ में भोज परमार कौन सा मंदिर का निर्माण करवाता है? त्रिभुवन नारायण मंदिर का, जिसको किस नाम से जानते हैं? समिदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। तो राणा मोकल इस मंदिर का क्या करवाता है? इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। इस मंदिर का राणा मोकल द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी बोलते हैं। मोकल का मंदिर भी इसको नाम से जानता है। तो ध्यान रखना है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर के और अगर आपसे एग्जाम में अन्य नाम पूछे जाए तो एक नाम तो है समिदेश्वर मंदिर, दूसरा किस नाम से जानते हैं? मोकल का मंदिर भी इसको कहते हैं। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। समिदेश्वर इस मंदिर का नाम क्यों रहा है कि समिदेश्वर इस मंदिर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसमें भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसमें भगवान शिव किस अवस्था में? समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? समिदेश्वर मंदिर इस मंदिर को कहा जाता है। क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो भगवान शिव की प्रतिमा है वह कैसी अवस्था में है? वह समाधि की अवस्था में है, इसलिए इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? इस मंदिर को समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर वास्तविक नाम था, जिसका निर्माण कौन करवाता है? भोज परमार। जिसका क्या करवाता है? मोकल द्वारा इसका क्या किया जाता है? मोकल द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। मोकल द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। और हमने पढ़ा था जब हम बप्पा रावल पढ़ रहे थे, अब बप्पा रावल में हमने देखा था कि बप्पा रावल किसका निर्माण करवाता है? एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाता है। तो मोकल द्वारा क्या करवाया जाता है? जो एकलिंग मंदिर जो किसके द्वारा निर्मित है? बप्पा रावल द्वारा जो एकलिंग मंदिर बनवाया गया था उसके परकोटे का निर्माण, उसके परकोटे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो उसके परकोटे का निर्माण भी मोकल के द्वारा करवाया गया है। कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल कि एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण मोकल द्वारा करवाया जाता है। और इसके अलावा यह क्या करवाता है कि चित्तौड़ में विष्णु मंदिर भी बनवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्वारकाधीश का मंदिर। चित्तौड़ में क्या बनवाता है? द्वारकाधीश मंदिर। चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर का भी यह क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। और इसके अलावा भी राणा मोकल का एक भाई था बाघ सिंह, जिनके क्या है कि मृत्यु हो जाती है, इसलिए उसकी याद में यह क्या करवाते हैं? एक तालाब का निर्माण करवाते हैं उदयपुर में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बाघेला तालाब, उसको हम बाघेला तालाब के नाम से जानते हैं। जो कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है? कि इसकी लोकेशन उदयपुर में है, बाघेला तालाब। और राणा मोकल की एक रानी थी जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उस रानी की याद में यह क्या करवाते हैं? बावड़ी का निर्माण करवाते हैं। उदयपुर में एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं श्रृंगु ऋषि, श्रृंगी ऋषि की बावड़ी। एक जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि, वहां पर अपनी रानी की स्मृति में यह क्या करवाता है? एक बावड़ी का निर्माण करवाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगु ऋषि की बावड़ी, जिसका निर्माण भी कौन करवाता है? मोकल उसका निर्माण करवाता है। और ये श्रृंगु ऋषि क्या है? एक उदयपुर में जगह है। आपने रामायण जब पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनके अलावा भी हम देखेंगे कि भगवान राम की भी एक बहन थी,
भगवान राम की भी एक बहन थी जिनका नाम था शांता। उनका विवाह किसके साथ में होता है? उनका नाम शृंगु ऋषि के साथ में होता है। अब शृंगु ऋषि उस काल में, रामायण काल में, उन्होंने उदयपुर के आसपास में क्या की थी? तपस्या की थी। इस कारण उस एरिया को जहाँ पे शृंगु ऋषि ने तपस्या की थी, जो कि क्या थे? भगवान राम के जीजो साथ है, इसलिए उस स्थान को शृंगु ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर मोकल क्या बनवाता है? वहां पर मोकल बावड़ी का निर्माण करवाता है। इसलिए भी इसको हमें पढ़ना चाहिए। तो हमने मोकल की जो कल्चरल एक्टिविटी है, जो स्थापत्य कला पढ़ी थी, चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था, उसका क्या करवाता है मोकल? उसका पुनर्निर्माण करवाता है, जिसको समिदेश्वर मंदिर या मोकल का मंदिर भी कहते हैं। उसके अलावा एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण, जो एकलिंग मंदिर किसने बनवाया था? बप्पाराल ने बनवाया था। चित्तौड़ में द्वारकाधीश मंदिर, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि विष्णु मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर या फिर विष्णु मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। उसके अलावा जो उनका भाई था, उनकी याद में कौन सा तालाब? बागेला तालाब। उनकी रानी की याद में कौन सी बावड़ी? शृंगु ऋषि की बावड़ी। बावड़ी एक कुआं, सीढ़ीनुमा कुआं होता है, वह कुआं जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? बावड़ी कहते हैं। तो शृंगु ऋषि की बावड़ी, ये दोनों कहाँ पर है? यह भी उदयपुर में स्थित है। तो इनका निर्माण भी किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। अब आगे की बात करते हैं, कि बात है 1433 की। सन 1433 में जो मेवाड़ है, मेवाड़ के पास में एक रियासत पड़ती है गुजरात। गुजरात में उस समय जो शासक था, गुजरात का जो एक शासक था, उसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह वह क्या करता है कि मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अब मेवाड़ पर जब किसी बाहरी सेना का आक्रमण होता है, गुजरात की सेना का आक्रमण होता है, तो उस आक्रमण को रोकने के लिए मोकल, उस आक्रमण को रोकने के लिए अपने मंत्री संतरियों के साथ में वह जाता है। कब की बात है ये? 1433 ईस्वी में। तो यह मोकल कहाँ पे जाता है इस आक्रमण को रोकने के लिए? गुजरात के जो टच में अपना जिला करता है, वह है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में एक स्थान का नाम है झिलवाड़ा। झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल किसका आक्रमण रोकने जा रहा है? गुजरात की सेना का। गुजरात का शासक कौन है उस समय? अहमद शाह उस समय गुजरात का शासक है, जिसका आक्रमण रोकने के लिए मोकल कहां पे जाता है? झिलवाड़ा, जो कि भीलवाड़ा में जगह है। कब? 1433 ईस्वी में। इसके साथ में मोकल के साथ में पूरी सेना जाती है, इसके सारे मंत्री सरदार वगैरह। मोकल के जो दो चचेरे भाई थे, जिनका नाम है चाचा और मेरा। मोकल के जो दो चचेरे भाई थे, उनका नाम क्या है? चाचा और मेरा। मेवाड़ में एक राजा हुए हैं, राणा खेता के नाम से एक मेवाड़ के एक राजा हुए हैं, जिनकी क्या है कि उपपत्नी थी। उपपत्नी उसको बोलते हैं कि जो भी राजा अपनी जो रानियां थी, उनके अलावा भी किसी और से संबंध बनाते थे, उनको क्या बोला जाता था? उपपत्नी बोला जाता था। तो उस उपपत्नी से राणा खेता के दो पुत्रों का जन्म होता है, जिनका नाम क्या है? चाचा और मेरा उन पुत्रों का नाम है। और जो इनकी माँ थी, वह क्या थी? एक खातिन थी। तो एक बार होता ये है कि राणा मोकल जंगल में अपने साथियों के साथ में, कौन? चाचा मेरा के साथ में जंगल की सैर पर जा रहे हैं। अब घना जंगल, उदयपुर में पूरा जंगल वाला इलाका है। तो राणा मोकल पूछते हैं, किससे? चाचा मेरा से पूछते हैं कि आप ये जो वनस्पति देख रहे हो, जो पेड़ देख रहे हो, ये किस प्रजाति के हैं? मोकल ने संयोगवश ये प्रश्न पूछा, लेकिन चाचा मेरा ने इसको अपना अपमान समझा। क्यों? क्योंकि इनकी माँ एक खातिन थी और यह राणा खेता की उपपत्नी के पुत्र थे। तो इन्होंने इसे क्या समझा? ताना समझा, कि मोकल हमें ताना मार रहा है कि हम क्या है कि खातिन की संतान है, इसलिए मोकल हमें ताना मार रहा है। तो इसको इन्होंने क्या समझा? अपना अपमान समझा, इसलिए यह मोकल से बदला लेना चाहते थे। अब जब 1433 ईस्वी में गुजरात का अहमद शाह आक्रमण करता है, तो मोकल अपना कैंप लेकर कहाँ बैठा है? झिलवाड़ा में अपना कैंप लेकर बैठा है। तो उस कैंप में चाचा मेरा भी इनके साथ में थे, प्लस मेवाड़ के अन्य सरदार भी इनके साथ में थे, और इनके साथ में एक और सरदार था, उसका नाम था महपा पवार। तो अन्य सरदार था महपा पवार। तो यह तीनों लोग मिलकर, कौन? चाचा मेरा और महपा पवार, ये तीनों लोग मिलकर झिलवाड़ा में मुगल की हत्या कर देते हैं। कि यह सरदार थे, चूंकि राजा के भाई थे, इनको कैंप में जाने से कौन रोके? तो यह तीनों राणा मोकल की हत्या करने के लिए उनके कैंप में जाते हैं, और 1433 ईस्वी में झिलवाड़ा नामक स्थान पर किसकी हत्या कर देते हैं? मोकल की हत्या कर देते हैं। जो मोकल झिलवाड़ा में क्या करने गया था? गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण रोकने गया था। अब जब मोकल की हत्या होती है, इसमें इनके साथ में इनका पुत्र जो राणा कुंभा है, वह भी इस कैंप में इनके साथ में गया था। तो जैसे मेवाड़ के अन्य सरदार को पता लगता है कि राणा मोकल की हत्या हो चुकी है, और अब चाचा मेरा और महपा पवार है, वह राणा कुंभा की भी हत्या करेंगे, तो वह राणा कुंभा को तो सुरक्षित कहाँ पे भेज देता है? राजधानी चित्तौड़ में भेज देता है। और बाकी
सरदार इनको पकड़ने के प्रयास करते हैं, लेकिन यह भागकर वहां से मालवा चले जाते हैं। तो मुगल की हत्या करने के बाद में चाचा मेरा और महपा पवार कहाँ पे शरण लेते हैं? वह मालवा में शरण लेते हैं। मालवा में यह शरण लेता है। अब जब मुगल की हत्या हो गई थी, तो इसका मतलब जब किसी राज्य का राजा की हत्या हो जाती है, तो वह राज्य क्या हो जाता है? कमजोर होता है। और उस समय मुगल की हत्या होती है, जिस समय मेवाड़ की सीमा पर कौन बाहरी आक्रमणकारी बैठा है? कौन? अहमद शाह का आक्रमण होता है। तो इस आक्रमण को कौन रोकता है? तो उस समय इस कैंप में झिलवाड़ा में, जहाँ पर मुगल की हत्या होती है, उनके साथ में जब राजा के साथ में उनकी रानियां भी जाती थी, तो राणा मुगल की एक रानी थी जिसका नाम क्या है? कमलावती है। तो ध्यान रखना है कि मोकल की रानी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि मोकल की रानी कमलावती, जिसका नाम क्या है? कमलावती। उसने किसका सामना किया था? अहमद शाह का सामना किया था। और अहमद शाह को उस समय युद्ध में रोककर मेवाड़ की रक्षा की और उसको कुछ पैसे टके देकर उसको वापस रवाना कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मोकल की हत्या की गई थी, उस समय गुजरात की सेना का सामना किसने किया था? तो गुजरात की सेना का सामना तो मोकल की रानिया, जिसका नाम क्या है? कमलावती, उसने गुजरात का जो अहमद शाह है उसकी सेना का सामना किया था। और मोकल की हत्या कब हुई थी? 1433 ईस्वी में चाचा मेरा महपा पवार ने मोकल की हत्या की थी। अब जब मोकल की हत्या की गई, तो उसके बाद में अगला राजा कौन बनता है? तो उसके बाद में जो इनका अगला राजा बनता है वह रहता है, उससे पहले हम देखेंगे कि मोकल के जब प्रशासनिक देखे थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोकल के दरबारी विद्वान भी ध्यान रखना है कि यह एग्जाम पूछे जा सकते हैं। मोकल के दरबारी विद्वान राजा के बारे में नॉर्मली क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? एक तो उसने कौन सा युद्ध किया, दूसरा उसने क्या क्या बनवाया था, तीसरा उसके दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान थे। तो आपको मुगल के दरबारी विद्वान याद रखना है, तो सिर्फ एक नाम याद रखना है, योगेश्वर। योगेश्वर नाम के एक विद्वान थे, जो कि किसके दरबार में वह आश्रय लेते थे? तो वह मुगल के दरबार में वह आश्रय लेते थे। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो मुगल ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था, कौन सी है? श्रृंग ऋषि की बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो यह निर्माण, इससे जुड़ा एक अभिलेख भी हमें प्राप्त होता है। उस अभिलेख का क्या नाम है? श्रृंग ऋषि का अभिलेख भी हमें ये प्राप्त होता है। और वह अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? तो वह राणा हमीर से मोकल तक के राजाओं की जानकारी देता है, जिसमें राणा मोकल खुद के बारे में लिखवाता है, उसके अलावा वह अपने बाप दादा के बारे में लिखवाता है। और मोकल कौन सी शाखा का शासन था? वह राणा शाखा का शासन था। और उसका संस्थापक किसे माना जाता है? राणा हमीर को माना जाता है। इसलिए श्रृंग ऋषि का जो अभिलेख है वह, उसमें किसकी जानकारी मिलती है? राणा हमीर से मोकल तक की जानकारी मिलती है। और यह अभिलेख कब का है? तो ध्यान रखना है कि यह अभिलेख 1428 ईस्वी का यह अभिलेख है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि श्रृंग ऋषि का अभिलेख है वह कौन से राजा से संबंधित है? तो मोकल से संबंधित है, जिसमें राणा हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है। राणा अमीर से मोकल तक की वहां पर क्या मिलती है? वहां पर जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो बाकी है कि आपने मोकल की जो हत्या कब की गई थी? 1433 ईस्वी में। इसके दरबारी विद्वान का नाम क्या था? तो योगेश्वर इसके दरबारी विद्वान का नाम था। उसके अलावा हम बात करें कि जब मोकल के बाद में जो अगला राजा मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है वह महाराणा कुंभा। मेवाड़ में सबसे बड़ा, अगर हमें पढ़ने में सबसे अधिक समय लगेगा किसी राजा को, तो वह राजा कौन है? वह महाराणा कुंभा ही है, जिनको पढ़ने में हमें क्या लगेगा? सबसे अधिक समय लगेगा। और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1433 से 68 तक इनका शासनकाल है। 1433 से 68 तक शासनकाल है। और जो भी इंपॉर्टेंट राजा हम पढ़ेंगे, तो उनके हम शासन के वर्ष भी हमें याद करने हैं, प्लस उनके माता पिता, संरक्षक वगैरह जो भी बने हैं उनके बारे में भी हमें जानकर रखनी है। तो अगर हम बात करें कि इनके माता पिता कौन थे, तो नाम याद रखना है माता पिता। तो अभी जैसे पढ़ा कि इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती पवार। सौभाग्यवती पवार। और पिताजी का नाम था मोकल। मोकल जो हंसाबाई का पुत्र था। जब राणा मोगल की हत्या हुई थी, अगला शासक कौन बनता है? महाराणा कुंभा अगला शासक बनता है। तो इसलिए इनको भी क्या आवश्यकता पड़ी थी? कि इनको राज्य काज में संरक्षक की आवश्यकता पड़ी। तो जब कुंभा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब झिलवाड़ा में
राणा मोकल की हत्या की जाती है, उस समय कुंभा भी यहाँ पे था, लेकिन मेवाड़ के सरदार उसको सुरक्षित बाहर निकालते हैं, तो कुंभा सुरक्षित कहाँ पे जाता है? अपनी राजधानी चित्तौड़ जाता है। तो जब वह अपनी राजधानी चित्तौड़ जाता है और वह अपनी दादी कौन हंसाबाई को पूरा वृत्तांत सुनाता है कि वहां पर पापा की हत्या कर चुकी है, अब वह लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। तो हंसाबाई सोचती है कि इन्होंने मेरे पुत्र को मार दिया, तो यह मेरे पोते को तो क्या ही जिंदा छोड़ेंगे, इसलिए उसको क्या है, कुंभा की चिंता सताने लगी। अब जब हम कभी संकट में आते हैं तो हारे का सहारा कौन? बाबा शाम हमारा। तो इसलिए जो हंसाबाई कौन कुंभा की दादी है, वह किसे याद करते हैं? अपने भाई रणमल को, जो कि उस समय कहाँ पे मेवाड़ की सहायता से क्या कर लेता है, वह मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। तो वह रणमल के पास में मैसेज करती है और रणमल से बोलती है कि यहाँ पर मेरे पुत्र की हत्या हो चुकी है, अब मेरे पोते के प्राणों पर संकट है, इसलिए उसकी सहायता के राज्य सुचालन के लिए क्या है, रणमल को मेवाड़ आने का निमंत्रण कौन देती है? हंसाबाई। इसलिए जब रणमल किसकी सहायता के लिए आ रहा है? हंसाबाई और कुंभा की सहायता के लिए मारवाड़ से कहाँ पे आ रहा है? अपने सहपरिवार सहित मेवाड़ आ जाता है। मेवाड़ आ जाता है, इसलिए रणमल को क्या, कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि कुंभा का संरक्षक किसे बनाया गया था? रणमल को। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि रणमल मेवाड़ के किन दो राजाओं का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो दो राजा कौन? राणा मोकल और महाराणा कुंभा। इन दो राजाओं का संरक्षक कौन बनता है? रणमल, जो कि कहाँ का है? मारवाड़ का है, हंसाबाई का भाई है, जो कि मेवाड़ के दो राजाओं का संरक्षक बनता है। अब सबसे पहले काम, कुंभा जैसे राजा बनता है उसका सबसे पहले काम क्या होता है कि अपने पिता की हत्यारों का बदला लेना। और वह जो उसके पिता के हत्यारे थे कौन? चाचा मेरा और महपा पवार। वे कहाँ पे जाके शरण लेते हैं उस समय? वह शरण लेते हैं मालवा। उस समय मालवा में मोकल के हत्यारे शरण लेते हैं, और मालवा का उस समय का सुल्तान था महमूद खिलजी। मालवा में उस समय कौन शासन कर रहा था? महमूद खिलजी, जिसको हम महमूद खिलजी प्रथम के नाम से भी जानते हैं। महमूद खिलजी प्रथम के नाम से। तो रणमल जैसे संरक्षक बनता है, तो रणमल महमूद खिलजी के पास संदेश भिजवाता है कि मेवाड़ के भागे हुए दो देशद्रोही, दो गद्दार, जिन्होंने मेवाड़ के राजा की हत्या की है, उन्होंने कहाँ पे शरण ली है? मालवा ने। आप उन्हें ढूंढकर हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी जवाब देता है कि नहीं, हमारे राज्य में ऐसे किसी ने भी शरण नहीं ले रखी है, यानी कि महमूद खिलजी मेवाड़ वालों की सहायता नहीं करता है। रणमल वापस मैसेज देता है कि अगर हम ढूंढने में सहायता नहीं करोगे तो ढूंढ तो हम भी लेंगे, लेकिन अगर वह आपके राज्य में मिले तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। लेकिन महमूद खिलजी को वापस प्रत्युत्तर आता है कि हमारे राज्य में मोकल के हत्यारों को हमने शरण नहीं दी है। इसके बाद में जब रणमल और कुंभा अपने स्तर से उनको मोकल के हत्यारों को ढूंढते हैं, और चाचा मेरे की वह क्या कर देते हैं? मालवा में हत्या कर देते हैं। तो रणमल की सहायता से कुंभा क्या करता है? सबसे पहला काम, अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। किससे? चाचा और मेरा से। चाचा मेरा से बदला वह लेता है। चाचा मेरा से वह बदला ले लेता है, और यह कहाँ पे शरण लेता है? मालवा में। और जो महपा पवार है वह क्या कर जाता है? वह बचकर निकल जाता है, वह कहीं अन्य दूसरे स्थान पर वह भाग जाता है। लेकिन चाचा मेरा की क्या कर देते हैं? वह हत्या कर देते हैं। और रणमल की सहायता से कुंभा अपने पिता के हत्यारे का बदला ले लेता है। जब चाचा मेरा की वह हत्या कर देते हैं, तो रणमल अब वापस अपनी बहन हंसाबाई के पास जाता है और उसे बोलता है कि दीदी, मैंने अपना जो काम पूरा कर दिया, मैंने आपके पुत्र की हत्या का बदला ले लिया है, हत्यारों को मैंने मार दिया है। बचा महपा पर, तो वह उसकी अब इतनी औकात नहीं कि वह वापस मेवाड़ की तरफ आए। तो आप निश्चिंत होकर शासन कीजिए और मुझे मेवाड़ जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन हंसाबाई उन्हें पुनः रोकती है कि नहीं, अभी अभी तो मेरा पुत्र की हत्या हुई है, अभी मेरा पोता है, उसके भी प्राणों को संकट है, भले ही ये शत्रु मर गए लेकिन क्या पता कोई और शत्रु हो। इसलिए रणमल को वह वहीं पे रुकने का आग्रह करती है। रणमल इस आग्रह को स्वीकार कर लेता है। रणमल क्या है, वहीं पे मेवाड़ में रुक जाता है। अब रणमल के साथ में कौन आए थे? रणमल पूरे सहपरिवार सहित अपने भाई पुत्रों के साथ में मेवाड़ बैठा हुआ है। तो इस कारण मेवाड़ में अब दो गुट बन गए। मेवाड़ में दो गुट क्या बन गए कि एक तो सिसोदिया का गुट और दूसरा राठौड़ का गुट, क्योंकि रणमल कौन से वंश से था? राठौड़ वंश से था, इसलिए मेवाड़ के राज दरबार में दो गुट बन गए थे। और चूंकि कुंभा भी छोटा था और रणमल चूंकि राजमाता का भाई, हंसाबाई उसकी जो बहन थी रणमल की, वह राजा की दादी, इसलिए रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बढ़ता गया कि मेवाड़ के शासन में सर्वाधिक हस्तक्षेप क्या पे रहने लग गया? किसका रहने लग गया? वह रणमल का रहने लग गया। अब इस बात से जो भूइलों के जो सिसोदिया वंश थे, उसके जो नेता थे, उसके जो मंत्री थे, वह इस बात से प्रसन्न नहीं थे। तो सोचते थे कि यार ये बदला लेने आया, अब बदला पूरा हो गया तो अब ये यहाँ पे क्यों बैठा है? उन्हीं में क्या था कि एक नेता थे, उसका नाम था राघव देव। उस समय यह सिसोदिया के नेता थे।
जो कि कुंभा के दरबार में थे। और राघव देव के बारे में याद रखना है कि यह टुंडा जी जो कि कहाँ पे हंसाबाई के विश्वास के कारण कहाँ चले गए थे, मालवा। तो ये टुंडा जी के भाई थे और सिसोदियों के नेता थे। इस ये सबसे ज्यादा रणमल को टोकते थे, हर बात बात में रणमल को टोकते थे, इसलिए रणमल इससे खार खाकर बैठा था। इसलिए एक दिन क्या हुआ कि जब राघव देव ने रणमल को टोका तो रणमल ने राघव देव की दरबार में हत्या कर दी। सिसोदिया के नेता कौन, राघव देव की हत्या कौन कर देता है, रणमल कर देता है, जो कि क्या है, टुंडा के भाई हैं। उन्हीं दिनों जब रणमल मेवाड़ में रहता था उस समय वहां पर उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम है भारमली। रणमल मेवाड़ में जब रहता था उसी समय उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम है भारमली। तो एक दिन भारमली के पास रणमल आता जाता रहता था। तो एक दिन जब रणमल भारमली के पास था तो उसने ऐसे बातें बातें में, पता नहीं भगवान जाने उसको क्या सूझी, कि रणमल ने भारमली से कहा कि तू बहुत जल्दी मेवाड़ की रानी बनने वाली है और मैं मेवाड़ का राजा। अब क्योंकि भारमली कहाँ की थी, वह मेवाड़ की रानी, मेवाड़ की नागरिक थी, इसलिए उसने रणमल से पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेवाड़ का राजा तो आपके भांजे का बेटा है। तो उन्होंने कहा अरे कोई मामा भांजा वगैरह नहीं होता, मैं क्या करूंगा, एक दिन मैं कुंभा की हत्या करके मेवाड़ पे अधिकार कर लूंगा। ये बात भारमली को थोड़ी बुरी लगी क्योंकि भारमली मेवाड़ की नागरिक थी, देशभक्त थी, इसलिए वह अगले दिन किसके पास जाती है, वह अगले दिन हंसाबाई के पास में जाती है और हंसाबाई को पूरी बात बताती है कि जो आपका भाई है वह आपके पोते की हत्या का प्लान बना रहा है और वो जल्दी कुंभा को मारकर क्या करेगा, मेवाड़ पर कब्जा करेगा। हंसाबाई बोलते कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। तब भारमली बोलते हैं कि क्योंकि मैं उसकी प्रेमिका हूँ और उसने मुझे ही बताया है। तो इस कारण हंसाबाई चिंतित हो जाती है। अब वह रणमल से डायरेक्ट जाकर तो पूछ नहीं सकते कि तुम मेरे पोते की हत्या का प्लान क्यों बना रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि रणमल अगर कुंभा को 1 साल बाद मारने का सोच रहा है और जैसे हंसाबाई पूछ लेती है तो रणमल क्या पता अगले दिन ही कुंभा को मार दे। इसलिए एक बार फिर हंसाबाई को कौन याद आता है, टुंडा जी उनको याद आता है, जो कि कहाँ पे चले गए थे, उनके विश्वास के कारण मालवा चले गए थे। इसलिए हंसाबाई जी किसके पास में संदेश भेजती है, अब टुंडा के पास में संदेश भेजती है मालवा में। अब टुंडा जी मालवा में भी नौकरी कर करके परेशान हो गए थे, इसलिए टुंडा जी को जैसे हंसाबाई का संदेश प्राप्त होता है वह तुरंत कहाँ पे चले आते हैं, वह मेवाड़ में चले आते हैं। अब मेवाड़ में चले आकर हंसाबाई उनको पूरा विस्तार से बताते हैं कि मुगल की भी हत्या दुश्मनों ने कर दी थी। अब मेरा भाई जिसको हमने हमारी सहायता के लिए बुलाया था अब वह कुंभा की हत्या करना चाहता है और मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता है। तो उन्होंने एक बार फिर टुंडा ने प्लान बनाया कि मोकल वो सॉरी कुंभा की हत्या रणमल करे उससे पहले हम किसकी हत्या कर देते हैं, रणमल की हत्या कर देते हैं। इसलिए मेवाड़ के जो सिसोदिया नेता थे जो टुंडा के नेतृत्व में किसकी हत्या का प्लान बनाते हैं, वह रणमल की हत्या का प्लान बनाते हैं। तो वे एक बार फिर किसे बुलाते हैं, भारमली को वह अपने पास में बुलाते हैं। अब जैसे भारमली आती है, भारमली से बोलते हैं कि रणमल को तू शराब पिला, इतने शराब पिला के पूरी तरह से नशे में चित रहे, क्योंकि रणमल जो था एकदम पूरी तरह से उसकी जो हाइट वगैरह थी 6.5 फीट का वह आदमी और 150 से 200 किलो उसका वजन था। वह 3-4 को तो ऐसे बाल पकड़ के मार दे इस प्रकार का वह शरीर से भारी भरकम आदमी था। इसलिए उसको मारा जा सकता था अगर वह शराब के नशे में, पूरी तरह से शराब के नशे में डूबे तो ही तो उसको मार सकते हैं, होश में तो उससे कोई नहीं जीत सकता था। इसलिए भारमली से कहा गया कि इसको तू शराब पिला। अब जैसे ही रात होती है, भारमली के पास में रणमल जाता है, तो भारमली रणमल से बोलती है कि आपके डेली डेली बाहर से 2 पैग लगा के आते हो, कभी तो मेरे साथ बैठ के पियो, और भारमली बोतल लेकर हाथ में बैठी। अब रणमल बोलता है कि आज से पहले तो इतनी रोमांटिक मूड में कभी बात की नहीं थी और आज ही कैसे ये बात हुई है। तो वह रणमल से बोलती है कि नहीं, कभी आप मेरे साथ भी नहीं बैठते, राज-काज में उलझे रहते हो, कभी मेरे साथ बैठकर भी आपने 2 पैग नहीं लगाए। ऐसे कर कर रोमांटिक बातों में भारमली उसको उलझा देती है। उसके बाद में वह रणमल को शराब पिलाती है। अब इतना भारी भरकम आदमी, एक बोतल से तो उसके कुछ नहीं हो। रणमल उससे बीच में बोलता भी है कि छोटे-छोटे पैग मार। लेकिन उसके बाद में भारमल उसको लगातार में शराब पिलाती जाती है और 2 ढाई बोतलें पिलाकर उसको पूरी तरह से नशे में चित्त कर देते हैं। मतलब उसको होश नहीं रहता है और रणमल पूरी तरह से शराब के नशे में डूबकर चारपाई पे लेट जाता है। कहा जाता है कि रणमल इतना बड़ा था, मतलब शरीर से इतना विशालकाय था कि चारपाई से उसके पैर ऐसे लटकते थे। तो जब वह चारपाई पे लेटा था तो आसपास में सिसोदियों के नेता खड़े थे। भारमली ने सभी को बुला लिया तो चुंडा समेत सारे सिसोदियों के नेता बाहर आए थे और सबसे पहले क्या वो नशे में होने के बावजूद, रणमल के नशे में होने के बावजूद वो लोग डरे रणमल को मारने से कि क्या पता इसको अगर होश आ गया तो ये तो हमको पकड़ के ही मार देगा। तो सबसे पहले नशे की हालत में उसके हाथ पैर बांधे गए थे और एक आदमी उसकी छाती पर बैठा और चाकू लेकर उसकी छाती पे चाकू मारने का प्रयास किया गया।
अब जैसे उसके चाकू मरे तो रणमल को तुरंत होश में आ गया, पूरी दारू वारू उसकी सब उतर गई वहीं पे और उसको पता लग गया कि हाँ आज ये मुझे मारेंगे। तो जैसे ही रणमल को होश आता है, उसकी पूरा नशा उतरता है, तो वह चारपाई समेत खड़ा हो जाता है और जो सैनिक उसके छाती पर बैठा था उसको दीवार में पटक के हुए मार देता है। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। अब चूंकि रणमल चारपाई से बंधा, हाथ पैर बंधे थे, तो ज्यादा वो स्ट्रगल कर नहीं पाया। आसपास के जो लोग खड़े थे उनके किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाले, तो ऐसे करके उन्होंने क्या कर दी, रणमल की हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखना है कि रणमल की हत्या किसकी सहायता से की जाती है, तो भारमली, जो कि क्या थी, भारमली रणमल की प्रेमिका। भारमली क्या थी, रणमल की प्रेमिका थी, जिसकी सहायता से रणमल की हत्या कर दी जाती है। किस कारण हत्या की जाती है, कुंभा की रक्षा के लिए रणमल की हत्या कर दी जाती है। जब कुंभा की रक्षा के लिए रणमल की हत्या की जाती है, उस समय क्या था कि रणमल का पूरा परिवार बैठा था। तो सिसोदिया ने प्लान बताया कि रणमल के बाद में इसको पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि पूरा टेंशन खत्म हो और हमें क्या कर लेते हैं, हम पूरे मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। उस समय इसके जो रणमल के जो पुत्र थे, राव जोधा, और इसके जो भाई वगैरह थे, उस समय वह संगीत सुन रहे थे। जिस समय रणमल की हत्या की गई थी, उस समय सारे परिवार के जो रणमल का जो पूरा परिवार था, वह सब बैठकर संगीत सुन रहे थे। अब जो संगीत वादक था, उसको अचानक पता लग गया कि हाँ रणमल की हत्या हो चुकी है। तो वह बातें बातों में कह कह देता है, मतलब गीत जो गाता रहता है, तो किसी दोहे बोलकर जोधा को संकेत दे देता है कि हाँ जोधा अगर भाग सके तो यहाँ से भाग ले, क्योंकि रणमल को तो उन्होंने मार दिया और अब ये तुझे मारेंगे। क्योंकि जोधा कौन था, रणमल का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कि रणमल का उत्तराधिकारी था। इसलिए रणमल के बाद में वह सिसोदिया के नेता किसे मारने का प्लान बना रहे थे, वह जोधा को मारने का प्लान बना रहे थे। इसलिए जोधा और उसके परिवार के बाकी सारे लोग तुरंत वहां से तपले हाथ में लेते हैं और सीधा वह चले जाता है, मेवाड़ से भाग जाता है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। और वह कहाँ पे जाकर रुकते हैं, तो एक गांव है कावनी। बहुत सी किताबों में काहुनी ये लिखा हुआ है, लेकिन रियल में क्या है कि कावनी, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर का एक गांव है। कावनी बीकानेर में कौन शरण लेता है, जोधा, जो रणमल का बेटा था। जोधा कहाँ पे शरण लेता है, कामनी नामक गांव में जोधा शरण लेता है। किससे, मेवाड़ की सेना से बचते हुए भागकर वह जोधा कहाँ पे शरण लेता है, कामनी, जो कि बीकानेर का गांव है, वहां पे वह शरण लेता है। तो जोधा उसके सहपरिवार सहित में मेवाड़ से भाग जाता है, कहाँ पे शरण लेता है, कामनी में शरण लेता है। उसके बाद में जो टुंडा है कौन, जो कुंभा का काका लगता है, वह कहाँ पे अधिकार कर लेता है, राठौड़ की राजधानी मंडोर। अब मैं आपको पहले बताया था कि जो रणमल और जोधा कौन से वंश से संबंधित है, राठौड़ थे। तो यह क्या कर लेता है, चुंडा राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लेता है। उस समय राठौड़ों की राजधानी कौन थी, मंडोर। तो चुंडा कहाँ पे अधिकार कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर वह अधिकार कर लेता है। रणमल की हत्या के बाद में जोधा बीकानेर के काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। उसके बाद में चुंडा जो है वह क्या पे अधिकार कर लेता है, राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर वह अधिकार कर लेता है। उसके बाद में जब मंडोर पर किसका अधिकार हो जाता है, मेवाड़ का अधिकार हो जाता है, और जोधा कहाँ पे अब राजधानी से बाहर है, कौन से गांव में वह शरण लेता है, कामनी नामक गांव में शरण लेता है। अब अपने राजधानी को प्राप्त करने के लिए जोधा लगातार किस पर आक्रमण करता है, मंडोर पर आक्रमण करता है। लेकिन मंडोर पर क्या है कि सिसोदिया जो है, सिसोदिया वहां पे बैठे हैं, वो उसको पीट पाट के भगा देता है। और कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक जोधा वापस मंडोर को प्राप्त नहीं कर सका। तो 15 वर्षों तक जोधा वापस मंडोर को प्राप्त नहीं कर सका। वैसे एक बार किसी युद्ध में जब जोधा पूरी तरह से घायल हो जाता है, सिसोदिया एक बार फिर उसको हरा देते हैं। तो जोधा बुरी तरह से लहूलुहान हालत में अपने घोड़े पे जा रहा है। और चूंकि वो मारवाड़ का इलाका, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे के, जहाँ दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान है, पूरा थार का इलाका है, जहाँ पे पानी का नहीं है। जोधा घोड़े पे जा रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है और जोधा को प्यास लगे। जोधा मन ही मन सोचता है कि भले अपन युद्ध में नहीं मरे, लेकिन आज प्यास से मर जाएंगे। तो आसपास देखता है कि कहीं कोई पानी की व्यवस्था हो। तो उसको एक दूर दराज के किसान का खेत नजर आता है और उस खेत के बीचों बीच झोपड़ी नजर आती है। तो जोधा अपने घोड़े से तो उस झोपड़ी के पास में जाता है। अब चूंकि जोधा इतना भयंकर घायल होता है, इतना उसका खून टपकता है कि जोधा वहीं घोड़े पर ही वह अचेत होकर, मूर्छित होकर बेहोश हो जाता है। लेकिन घोड़ा चूंकि समझदार था, तो वह जोधा को कहाँ पे, झोपड़ी के पास पहुंचा देता है। उस समय चूंकि किसान खेत में काम करने गया होगा, झोपड़ी पे कौन थी, किसान की पत्नी झोपड़ी पे थी। वह बाहर आकर देखते हैं कि कोई योद्धा है
जो घोड़े पर मूर्छित अवस्था में पड़ा है, शरीर से खून है, तो उसको खींचकर वह अपनी झोपड़ी में ले जाती है, थोड़े पानी-वानी के छींटे मारती है, उसको पानी पिलाती है। तो जोधा उसको शुक्रिया अदा करता है कि धन्यवाद आपने मेरे प्राण बचाए थे। और उसके बाद में जाने लगता है तो डोगरी बोलती है कि कम से कम आए हो तो कम से कम खाना तो खा कर दो। तो ये क्या है कि खिचड़ा बनाकर देती है, जोधा को खिचड़ा बनाकर देती है, उसमें पूरी तरह से घी से भरकर वह खिचड़ा बनाकर उसको देती है। अब जब खिचड़ा बनाकर देती है, क्योंकि जोधा जी जो पिछले 15 सालों से युद्ध में उलझे हुए हैं, घी तो उन्होंने देखा नहीं, युद्ध काल में कहाँ पे वो घी भी देखे। तो अति उत्साहित होकर क्या है कि खिचड़ा जो कि पूरा गरम-गरम था, बीचों-बीच उसके घी था, उसमें सीधा अपना हाथ डाल देता है, और जैसे ही वो हाथ डालता है उनका हाथ जलता है और तुरंत अपने हाथ को खींच लेते हैं, क्योंकि चूँकि खिचड़ा गरम था इसलिए उनका हाथ क्या है जल जाता है। जैसे ही वह डोकरी इस बात को देखती है कि इसने बीचों-बीच में हाथ डाल दिया, तो वो बोलते हैं कि तू भी जोधा की तरह मूर्ख है। इससे जोधा के कान खड़े हो जाते हैं कि आपको कैसे पता कि जोधा मूर्ख है? क्योंकि देखो मूर्खता है, वह हर बार मंडोर पर हमला करता है और हर बार हार के चला जाता है। वैसे तो फिर जोधा को क्या करना चाहिए? तो जोधा करना चाहिए कि जो मंडोर सेंट्रल में है, वहाँ पे कौन बैठे हैं? सिसोदिया है। तो उसको सबसे पहले क्या है कि अपने आस-पास के जितने भी गाँव हैं, उनको जीतना चाहिए। जैसे-जैसे वो आस-पास के गाँव को जीतेगा तभी तो जाकर वो मंडोर पर पहुँचेगा। लेकिन जोधा क्या करता है कि डायरेक्ट वो मंडोर पर अटैक करता है और इसलिए वह हर बार हार जाता है। तो जोधा को ये बात समझ में आती है कि हाँ, कि मुझे सबसे पहले क्या है कि जो मंडोर के आस-पास के जितने भी इलाके हैं, वह जीतने पड़ेंगे। उसके बाद में मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, उसके बाद में मैं डायरेक्ट मंडोर पे पहुँचूँगा। तो यहाँ से जोधा जी को एक सीख मिलती है कि मेरी रणनीति क्या रहनी चाहिए कि मुझे डायरेक्ट मंडोर पर आक्रमण ना करके कहाँ पे, उसके जो आस-पास के सीमावर्ती इलाके हैं, उन पर आक्रमण करना चाहिए। इस कारण क्या करता है कि 15 वर्षों के बाद में जोधा कहाँ पर अधिकार कर लेता है, 15 वर्षों के बाद में जोधा मंडोर पर अधिकार कर लेता है। जैसे ही यह बात कुंभा को पता लगती है कि मंडोर पर वापस किसका अधिकार हो जाता है, राठौड़ का अधिकार हो जाता है, जोधा अधिकार कर लेता है। तो तुरंत अपनी सेना के साथ में तैयार होता है, जोधा के पास संदेश भिजवाता है युद्ध का। तो जोधा किसको, अपनी बुआ जी, जो कि कौन, रणमल की बहन, रणमल की बहन जो जोधा की क्या लगेगी, बुआ जी लगेगी। तो बुआ जी के पास में संदेश भिजवाते हैं कि बुआ जी, भले ही गलती मेरे पापा की रही हो, लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। जब पापा जी अपने किए की सजा भुगत चुके, चलो हमें भी तो सजा मिलनी थी। हम 15 साल तक अपनी सजा, 15 साल तक हम राजधानी से दूर है, तो हमने भी हमारी सजा काट ली। तो अब तो कम से कम इस लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। अब आप अपने पोते से बोलिए कि हम पर हमला ना करे, और अगर हम पे हमला होता है तो 15 सालों बाद हमने मंडोर जीता है। अब हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। तो हंसाबाई कुंभा को समझाती है कि अब तो बैर समाप्त करो और शांति से आप समझौता कर लो। इसीलिए क्या होता है कि एक कुंभा और जोधा है, उनके बीच में एक संधि होती है। किस-किस के बीच में संधि हो रही है? कुंभा और जोधा के बीच में एक संधि होती है। जिस संधि को हम किस नाम से जानते हैं? उस संधि को हम आवल-बावल की संधि। आवल आवल बावल की संधि, जो कि कब हो रही है, कौन से सन में हो रही है? यह 1453 ईस्वी में। किस किस के बीच हो रही है? कुंभा और जोधा के बीच में यह संधि होती है आल बाल की। जिस संधि में क्या शर्तें लगाई जाती है कि इसमें जोधा को वापस क्या दे दिया जाता है, जोधा को वापस क्या दे दिया जाता है, मंडोर दे दिया जाता है। और इसमें जो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा को विभाजन किया जाता है, और एक जगह पड़ती है अपने पाली में। पाली में एक जगह है जिसका नाम है सोजत। पाली में एक जगह है जिसका नाम क्या है, सोजत जगह है, जिसको क्या मान लिया जाता है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा मान लिया जाता है। जिसको क्या मान लिया जाता है, सोजत में मेवाड़ मारवाड़ की सीमा, मेरवा। और इस संधि को आवल बावल का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो आवल है वह एक हरी हरी घास होती है, हरी झाड़ी होती है, और जो बावल जिसको अपन बावण बोलते हैं, गाँव में उसको क्या बोलते हैं, बावण बोलते हैं, उसको बोलते हैं बावल। और जो आवल है वो एक हरी वनस्पति, एक हरी झाड़ी होती है। पूरा जो मेवाड़ का इलाका है वह क्या है कि वहां पर कौन सी झाड़ी, कौन सी वनस्पति, आवल नाम की वनस्पति पाई जाती है। और पूरे मारवाड़ में क्या है, बावल नाम की। तो ये माना जाता था उस समय, इस संधि में माना गया था। कौन सी संधि की बात करें हम, आल वाल संधि की हम बात करें, उसमें माना गया था कि जहाँ-जहाँ तक ये आवल वनस्पति दिखती है, उसको तो क्या मान लिया जाए? उसको तो मेवाड़ की सीमा मान लिया जाए। और जहाँ से ये बावल यानी कि बावण स्टार्ट होती है, उसको किसकी सीमा मान लिया जाए? उसको
मारवाड़ की सीमा मान लिया जाए। इस तरह से सीमा का डिसाइड क्या किया गया था, आंवल आंवल और बावल जो दो प्रकार की वनस्पति उनको सीमा का डिवाइडेशन किया गया था। और ये कहाँ से चालू की थी, जब पाली है उसका जो सोजत है वहां से इसको काउंट करना शुरू किया था। तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा किसे माना गया था, पाली के सोजत को। और जो आंवल वाला हिस्सा था उसको क्या माना गया था, उसको मेवाड़ माना गया था। और जो बाल वाला हिस्सा था यानी कि जो बाण वाला हिस्सा था उसको क्या माना गया था, उसको मारवाड़ माना गया था। अब चूंकि राजाओं में 15 सालों बाद में जब दुश्मनी खत्म होती है तो वे चाहते हैं कि बाद में मन में कोई बैर ना रहे, बाद में ये शत्रुता वापस ना पनपे, इसलिए वे क्या करते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। इसलिए जोधा की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था श्रृंगार कौर और कुंभा के पुत्र थे रणमल। तो इस संधि में दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जोधा की राजकुमारी थी, जोधा ने अपनी पुत्री, या आप ये भी लिख सकते हो राजकुमारी, जिसका नाम क्या था, श्रृंगार कौर, अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ में किया था, कुंभा के पुत्र, कुंभा के पुत्र रणमल, सॉरी कुंभा के पुत्र रायमल से, कुंभा के पुत्र रायमल से किया। इस संधि में आपको दूसरी क्या बात रखनी है कि जोधा ने अपनी राजकुमारी कौन, श्रृंगार कौर का विवाह किससे किया था, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में अपना विवाह किया था। और यह संधि किस नाम से जानी जाती है, आल बाल की संधि नाम से जानी जाती है, जो कि कब होती है, यह 1453 ईस्वी में होती है। जिसके कारण इस संधि की अगर हम शर्त की बात करें तो क्या है, पाली का जो सोजत है, पाली का सोजत को क्या मान लिया गया था, पाली के सोजत को सीमा मान लिया गया था। और जो जोधा है उसको क्या वापस दे दिया गया था, जोधा को मंडोर वापस दे दिया गया था, मारवाड़ को उसे राजा मान लिया गया था। और जो जोधा की जो पुत्री है, जोधा की पुत्री जिसका नाम क्या है, श्रृंगार कौर, जोधा की पुत्री का नाम है, उसका विवाह किसके साथ में किया जाता है, जोधा की पुत्री का विवाह जो कुंभा है, राणा कुंभा के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या था, रायमल, उनके साथ में उनका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। तो यह आपको संधि के बातें जो विशेष बातें हैं ये याद रखनी है कि इसमें जोधा जी को क्या दे दिया गया था, वापस मंडोर वापस दे दिया गया था, पाली, पाली की कौन सी जगह, सोजत को क्या मान लिया गया था, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा मान लिया गया था। और कुंभा, जोधा जी की जो पुत्री है श्रृंगार कौर, उनका विवाह किसके साथ में कर दिया था, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में उनका विवाह कर दिया गया था। उसके बाद में यह तो संघर्ष दिखाता है किसका, यह मेवाड़ और मारवाड़ का संघर्ष है। अब जैसा कि हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो महाराणा कुंभा है उनके जो पिता है मोकल जी, उनके जो हत्यारों ने कहाँ पे शरण ली थी, उनके हत्यारों ने शरण ली थी मालवा में। और उस समय जो मालवा का शासक था, मालवा में उस समय किसका शासन था, महमूद खिलजी का शासन था, जहाँ पे राणा मोकल के हत्यारों को चाचा मेरा और महपा पवार वहां पे शरण लेते। इस कारण कुंभा किससे बदला लेना चाहता है, अब वह महमूद खिलजी से बदला लेना चाहता है। और दूसरा कारण क्या है महमूद खिलजी से बदला लेने का, कि महमूद खिलजी और कुंभा दोनों एक ऐसे शासक थे कि जो कि अति साम्राज्यवादी थे, अपनी सीमा को दूर दूर तक विस्तार करना चाहते थे। इसलिए कुंभा और महमूद खिलजी यानी कि मेवाड़ और मारवाड़, सॉरी मेवाड़ वर्सेस मालवा का एक युद्ध होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम सारंगपुर, उस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, सारंगपुर का युद्ध, जो कि कब होता है, वह 1437 ईस्वी में वह युद्ध होता है। उस समय मेवाड़ के जो राजा थे वह कौन थे, राणा कुंभा, और मालवा के जो शासक थे उसका नाम था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी फर्स्ट, जिनके बीच में कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का उनके बीच में युद्ध होता है। जो कि उस समय सारंगपुर कहाँ पे पड़ता है, सारंगपुर मध्य प्रदेश की एक जगह है जहाँ पर यह सारंगपुर का युद्ध होता है। और मालवा कहाँ पे है, ये एमपी में है, और सारंगपुर भी कहाँ पे है, एमपी में है। किस किस के बीच में यह युद्ध हो रहा है, यह कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में यह युद्ध हो रहा है। और यह सारंगपुर का युद्ध कब होता है इन दोनों के बीच में,
तो आपको ध्यान रखना है कि जो सारंगपुर का युद्ध है वह 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होता है। अब इस युद्ध के अगर हम कारण की बात करें कि इस युद्ध के आखिर कारण क्या है, कि किस कारण ये युद्ध हुआ, तो सबसे पहला, तो कोई भी युद्ध हो इतिहास में उसका सिर्फ एक कारण तो आपको कंफर्म याद करना है, वह क्या है? साम्राज्य विस्तार। कौन सी नीति है? साम्राज्य विस्तार। और दूसरा कारण क्या था कि महमूद खिलजी है, मोकल के हत्यारों को उन्होंने शरण दी थी, तो मोकल के हत्यारों को शरण। और एक तीसरा कारण ये था कि जो महमूद खिलजी के जो पिताजी थे जब वे मरे, तो राजा कौन बनता है मालवा का? महमूद खिलजी था। तो महमूद खिलजी का एक भाई था, महमूद खिलजी का एक भाई था जिसका नाम था उमराव खां। यह भी क्या था? एक महत्वाकांक्षी था, और यह क्या बनना चाहता था? मालवा का शासक बनना चाहता था। लेकिन शासक कौन बनता है? महमूद खिलजी शासक बनता है। तो यह क्या करता है कि महमूद खिलजी से यह विद्रोह कर देता है। इसका नाम था उमर खां, उमर खान नाम का, जो कि उससे क्या करता है, यह महमूद खिलजी का भाई था, जो कि इससे विद्रोह कर देता है, और ये विद्रोह करके इसको मालवा से निकाल देता है। तो उमर खान किसके पास चला जाता है? कुंभा के पास में। कुंभा इसकी सहायता करता है, राज्य दिलाने में सहायता करता है। और जो मालवा की जो रियासत थी, मालवा की जो ये पूरी रियासत थी, यहाँ का जो हिस्सा था, जो किस नाम से जाना जाता था? सारंगपुर। यहाँ पर कुंभा और उमर खां क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। उमर खां किसकी सहायता से सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है? उमर खां कुंभा की सहायता से सारंगपुर पर अधिकार कर लेता है। अब महमूद खिलजी इस हिस्से को जीतने के लिए भी आक्रमण कर रहा है, क्योंकि कुंभा ने क्या किया है? कुंभा ने महमूद खिलजी की सीमाओं का अतिक्रमण किया है। तो तीसरा कारण हम ये लिख सकते हैं कि जो कुंभा है, कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही को शरण दी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खां को शरण दी थी। इसलिए, और इन्होंने, कुंभा ने क्या कर लिया था? सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। इसलिए महमूद खिलजी कहाँ पर अटैक कर देता है? वह सारंगपुर पर अटैक कर देता है। जो उस समय सारंगपुर का प्रशासन कौन संभाल रहा है? उमर खां, जो कि किसका प्रतिनिधि है उस समय? उमर खां महाराणा कुंभा का वह प्रतिनिधि है। महाराणा कुंभा की सहायता से वह शासक बना है। तो जैसे ही महमूद खिलजी किस पर अटैक कर रहा है? सारंगपुर पर अटैक कर रहा है। तो उमर खां किसके पास मैसेज करता है? महाराणा कुंभा के पास में वह संदेश भिजवाता है। महाराणा कुंभा तुरंत उमर खां का संदेश प्राप्त करके उमर खां की सहायता के लिए कहाँ पे चले जाते हैं? सारंगपुर में चले जाता है। सारंगपुर में किससे युद्ध करता है? वह महमूद खिलजी से युद्ध करता है। और इस युद्ध में कुंभा की सेना महमूद खिलजी को बुरी तरह पराजित कर देती है। यानी कि कुंभा किसको हरा रहा है? मालवा की पूरी सेना को हरा रहा है। जब कुंभा मालवा की पूरी सेना को हरा देता है, महमूद खिलजी वापस चला जाता है और सारंगपुर पर वापस मेवाड़ का या कुंभा का अधिकार हो जाता है। तो इस युद्ध की याद में कि एक तरह से कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों को शरण दी थी, उसका भी बदला लिया। दूसरा, जो अपने सहयोगी उमर खां की भी सहायता की थी। तो इसलिए कुंभा ने इस विजय की याद में क्या किया था? विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पे? चित्तौड़ में। तो ध्यान रखना है कि इस युद्ध की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। कौन से युद्ध की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर का जो युद्ध था मेवाड़ और मालवा के बीच में, कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में, जो कि कब होता है? 1437 ईस्वी में यह युद्ध होता है। उस युद्ध की याद में कुंभा चित्तौड़ में क्या बनवा रहा है? कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी की डिटेल्स हम कल पढ़ेंगे। बाकी की कुंभा के बारे में और भी अधिक हम जानकारी लेंगे। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।